नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात उस किसान आंदोलन की जो गणतंत्र के दिन गुंडा तंत्र में तब्दील हो गया। जिस आंदोलन के शांतिपूर्ण होने के दावे किए जाते रहे, दम भरे जाते रहे, 26 जनवरी के दिन वो सारे वादे धुआं हो गए और दिल्ली में आग लगाने की कोशिश की गई। देश की राजधानी से 26 जनवरी को सामने आई तस्वीरों ने हर देशवासी को शर्मसार कर दिया। अब हर कोई दिल्ली को दहलाने वालों को सख्त सजा की मांग कर रहा है। हर किसी की मांग है कि ऐसे लोगों को जल्द और सख्त सजा मिले जिन्होंने देश की संप्रभुता को चुनौती दी। सवाल यह है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, हुड़दंग मचाया, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाया? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और क्योंकि मुद्दा बड़ा है इसीलिए आज की डिबेट भी बड़ी है। दोनों प्रदेशों से बड़े नाम हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। पीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं। कृषि कानूनों के विरोध में लामबंद होकर दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करने वाले किसानों में अब दो फाड़ हो गया है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा और दंगों के बाद अब एक एक करके किसान संगठन खुद को इस आंदोलन से अलग करते जा रहे हैं। सबसे पहले जरा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु के नेताओं को सुनिए। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले। गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर काबिज इन दोनों बड़े किसान संगठनों ने दिल्ली में जारी आंदोलन से खुद को अलग कर आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, तो साथ ही दोनों नेताओं ने राकेश टिकैत को आंदोलन को दिशा से भटकाने का गंभीर आरोप लगा दिया। दरअसल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आंदोलन के नाम पर जमकर हुड़दंग हुआ। डीटीसी बसों और पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लाल किले में जमकर तोड़फोड़ की गई। तय रूट से अलग जाकर उत्पात मचाया गया। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। पुलिस पर हमला किया गया। इन तस्वीरों ने हर देशवासी को शर्मसार कर दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने तोड़फोड़ की जांच के आदेश दे दिए। उधर दिल्ली के अलग अलग थानों में 2 दर्जन एफआईआर दर्ज की गई। करीब 200 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो, ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर ले ताकि उस आधार पर एफआईआर सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी एफआईआर करनी है। राजधानी में हुड़दंग मचाया गया। दंगों जैसे हालात बना दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की जानकारी ली। हाई लेवल मीटिंग्स हुई। इन सबका मकसद एक ही था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में आग लगा दी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र पर गुंडा तंत्र की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। ये सब जांच में सामने आएगा, मगर अब एक एक करके ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें टिकैत समेत कई नेता किसानों को भड़काने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। और आज हो बस अब बहुत बोल दिया। यानी एक तरफ शांति का वादा तो दूसरी तरफ आग लगाने भड़काने की कोशिश। इन सब के बाद 2 किसान संगठनों ने फैसला किया कि वो अब आंदोलन खत्म कर घर वापस जा रहे हैं, मगर सियासत ने यहीं से जोर पकड़ लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस इस हिंसा पर जमकर सियासत कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस हिंसा को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बता दिया, तो जवाब दिया नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने। जहां सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए, तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। विभत्स दृश्य आपके सामने में है कि किस प्रकार से ट्रैक्टर चला रहे थे। हमने देखा है कि FIR हुआ है, उसमें पहचान भी हुई है, लेकिन ऐसे जो पनाह देने वाले हैं, जो चावल भेजने वाले हैं, उनकी तार वहां तक जुड़ी हुई है, ये स्पष्ट हो रहा है। इसलिए वहां तक उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दिल्ली में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, मगर MP कांग्रेस को ये सब मामूली नजर आता है। MP कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर जहां इस घटना को मामूली बताया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राजकुमार पटेल ने दलील दी कि इससे ज्यादा लोगों की तादाद तो निर्भया केस में दिल्ली की सड़क पर नजर आई थी। कांग्रेस की दलील पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत कुछ तो हुआ नहीं है वहाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी घटना है। लोग लाल किले जाते ही हैं, घूमने जाते ही हैं। जो हुआ किसानों के आंदोलन से हटके देखा जाए तो बहुत मामूली है। निर्भया कांड में इससे ज्यादा हुआ था। राष्ट्रपति भवन घेरा गया था, पार्लियामेंट घेरी गई थी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को ब्लॉक कर दिया गया था। कांग्रेस को इस हिंदुस्तान को जब 1947 का विभाजन करने के बाद शर्म नहीं आई, तो निश्चित रूप से लाल किले की प्राचीर पर जो कल हुआ है तो उनको कोई शर्म नहीं होगी, लेकिन सारा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है। इनके मन में हिंदुस्तान के लिए इनका दिल नहीं धड़कता। इनका दिल अगर धड़कता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी की खातिर धड़कता है। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की साजिश की? वो कौन लोग हैं जो एक शांतिपूर्ण किसानों के आंदोलन को भड़काने में सफल हो गए? वो कौन लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में उत्पात मचाकर देश की संप्रभुता को चुनौती दी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे अराजक तत्वों पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुद्दा बड़ा है, कई सवाल बड़े हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल साहब, इसके साथ साथ किसान नेता अखिलेश यादव जी, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर लीडर मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी और किसान नेता कबीर चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कमल जी, अखिलेश जी, सुशील जी, कबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मंत्री जी आपसे। मंत्री जी, वादा तो था शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, लेकिन गणतंत्र के दिन जो गुंडा तंत्र की तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों के बाद देश शर्मसार है। लोग मांग कर रहे हैं कि किसानों के भेष में, किसानों के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आवाज चली गई। मंत्री जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है? बीच बीच में आवाज नहीं आ रही थी। अभी आवाज आ रही है सर? अब आवाज आ रही है जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि गणतंत्र के दिन दिल्ली में गुंडा तंत्र की तस्वीरें दिखाने वाले, दिल्ली को दहलाने वाले, किसान के भेष में हुड़दंग मचाने वालों पर अब देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और केंद्र में आपकी सरकार है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द और सख्त सजा मिलेगी। बिल्कुल, जो देश के नहीं वो किसी काम के नहीं। और जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली और पूरे देश में दंगा भड़काना चाहते थे, उनके मंसूबे तो पूरे नहीं होने दिए सरकार ने। पुलिस ने बहुत संयम रखा। ये लोग चाहते थे कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में दंगे हो, पुलिस इन पे कार्रवाई करें ताकि किसानों के नाम पर ये पूरे देश में राजनीति कर सकें कि किसानों के ऊपर हमला हुआ है, किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, किसानों पे एक गोली चली है। लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने बहुत संयम रखा और इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। इसके लिए मैं सरकार और प्रशासन को, पुलिस को बधाई देता हूं। नहीं तो ये लोग जितने नेता हैं उसमें से कुछ लोग
देश में दंगा भड़काना चाहते थे और किसानों के नाम पर सरकार को बदनाम करना चाहते थे कि किसान विरोधी सरकार है। जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के गरीबों, किसानों और पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जो काम 73 साल में नहीं हुआ वो काम करना चाहते हैं। और ऐसे नेता जिन्होंने 70 साल तक कुछ किया नहीं, ऐसे लोग जो देश विरोधी हैं, जो किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रही थी कि अच्छे काम देश में क्यों हो रहा, देश का सम्मान क्यों बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की कार्य पद्धति जो है उसे जनता जुड़ रही है और इसलिए इन लोगों ने बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक 26 जनवरी को ये घटनाएं की, लेकिन फिर भी ये अपने मंसूबों में सफल नहीं हुए हैं। ठीक, इसलिए इनके खिलाफ, इनकी पहचान करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि जो देश को खत्म करना चाहे, देश में दंगा कराना चाहे और देश को तोड़ना चाहे, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मंत्री जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, पुलिस ने बहुत संयम बरता, एक भी किसान की किसी किसान को चोट नहीं आई पुलिस की वजह से, किसी किसान की जान पर नहीं बनी पुलिस की वजह से, पुलिस ने बहुत संयम बरता। लेकिन अखिलेश जी 58-55 दिनों का, 2 महीने का संयम किसानों का वो कहां चला गया? अचानक 26 जनवरी को क्या हुआ इस आंदोलन में? देखिए, पहली बात तो ये कि माननीय कमल पटेल जी ने जो बात कही है कि जो हुड़दंग में शामिल थे उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और इस बात का भी समर्थन कहना चाहता हूं कि जो इस हुड़दंग में शामिल थे उनके रिश्ते किसके साथ हैं? वो उनके रिश्ते भाजपा के सांसद के साथ हैं। इसलिए अगर कार्रवाई ये देखना चाहिए कि ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अभी हम लोगों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। ये किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये पूरी की पूरी पटकथा लिखी गई है। आप कह रहे हो, मैं पलवल बॉर्डर का उदाहरण देना चाहता हूं आपको। पुलिस के साथ ये सहमति बनी कि 45 किलोमीटर की परेड की जाएगी और 15 किलोमीटर के बाद ही पुलिस उन्हें घेर के लाठीचार्ज करती है, ट्रैक्टरों को तोड़फोड़ करती है। और आप कह रहे हैं कि मतलब ये इस तरीके से हुआ है। दिल्ली में जो आरटीओ पे हुआ, लाल किले पे हुआ, निश्चित रूप से वो जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो गुट कौन सा है? पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि वहां पर जो है हमें पहले से सब कुछ जानकारी है और हमारी इंटेलिजेंस फेल नहीं है। और जबकि किसान आंदोलन के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये जो गुट है, ये गुट की जिम्मेदारी हमारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस गुट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज अभी तक 24 घंटे से ज्यादा हो गए। अखिलेश जी, जो आपको पुलिस ने रूट दिया था, जिन 35 बिंदुओं पर आपकी और पुलिस के बीच में बातचीत हुई थी, उस रूट पर आईटीओ था क्या? लाल किला था क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो फिर किसान कैसे पहुंचे वहां? कौन लेकर गए किसानों को? जो हुआ है, नहीं, वो जो गुट है दीप सिंधु गुट, उस गुट में, वो गुट हमारे आंदोलन में शामिल नहीं है। ये बात पहले से तय हो चुकी है। उन्होंने 1 महीने पहले उन्हें अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा था। हमारे नेताओं ने उनको मना कर दिया था और ये बात पुलिस को भी बातचीत में बताई जा चुकी है कि ये गुट उद्यम कर सकता है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जानबूझ के किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये किया गया है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान शांतिपूर्ण ढंग से 60 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहा है, 125 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और दुर्भाग्य से जो ताकतें केंद्र की सत्ता में बैठी हुई हैं, वो ऐसे काम करने में महारत हासिल करती हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे कई आंदोलनों को तोड़ करने की। मैं अखिलेश जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। कबीर जी आ रहा हूं आपके पास। कबीर चंद्राकर, किसान नेता, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आता हूं। कबीर जी, कल जो हमारी बात हुई थी उसके मुताबिक कुछ लोग बाहरी घुस गए। अब आज अखिलेश यादव जी बता रहे हैं कि एक पूरा का पूरा गुट है जिसने उपद्रव फैलाया। जब आपको जानकारी थी कि ऐसा कोई गुट है जो अलग गुट है, किसानों की विचारधारा से अलग हटकर वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, यूं गुंडई दिखा सकता है, तो आपने मीडिया में आकर, पुलिस के सामने जाकर अपने आप को उस गुट से अलग क्यों नहीं कर लिया? आपने क्यों नहीं मना कर दिया कि कल एक काम करते हैं, हम नहीं करेंगे प्रदर्शन, ये गुट हमारे आंदोलन को बदनाम कर सकता है, हमको नहीं करना प्रदर्शन, हम बाद में करेंगे? नहीं था कि ये इतना बुरा हो सकता है। दूसरी बात, ये जो भी हुआ, ये इतना क्लासिक एग्जांपल है कोई भी हिंदी सिनेमा का
जैसे किसी भी आंदोलन को हटाने के लिए हिंदी सिनेमा में दिखाया जाता है कि आंदोलन में 4-6 गुंडे मिलते हैं, किस गुट के मिलते हैं मैं नहीं जानता, बस वो एक बार पथराव करते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं और सामने से पुलिस फिर लाठीचार्ज करती है और तुरंत फिर भीड़ डिसअपियर हो जाती है। एक नहीं, हजारों हिंदी मूवीज में जो पॉलिटिकल जो सीन्स दिखाते हैं उसमें ये बहुत ही आम है। इतना सिंपल सा ये फंडा था, इसमें ब्लेम किसान को करना मतलब ये सबसे बड़ी भूल थी। मतलब ये तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा था। दूसरी बात ये कि जो लोग जो गुट उसमें जुड़ा हुआ था, ये जानकारी में अगर होता, पहले से अगर ये जरा भी अंदेशा होता, और यही बात मैंने कल भी कही थी कि ये जो इंटेलिजेंस का काम है, जो मैनेजमेंट का काम है, ये तो सरकार का है, ये तो वहां के पुलिस प्रशासन का है। उनसे जब उनको बता दिया गया था कि 45 किलोमीटर की रैली होने वाली है, तो उन्हें थोड़ा खंगालना, छानबीन करना और उसके लिए पहले से वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए था और बेहतर प्रिपरेशन होनी चाहिए थी ताकि ऐसी घटना को अंजाम ना दे पाए। मैं कबीर जी इस पर लौटता हूं आपके पास। सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, छत्तीसगढ़ से चावलों से भरे हुए ट्रक जो आंदोलन में भेजे गए थे, वो तो इसी मंशा से भेजे गए थे कि ये गरीब किसान है, अपने हक के लिए हाड़ कपाती ठंड में सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ये उनकी मदद के लिए था, उनके लंगर के लिए था। क्या आपको मालूम था कि आपका चावल भेजा हुआ, दान के कटोरे से गई हुई इमदाद, मदद ऐसे लोग भी खा रहे हैं जो 26 जनवरी को दिल्ली को दहराने की साजिश रच रहे हैं? देखिए आसिफ जी, गांधी के इस देश में किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ठीक बात। बिल्कुल, इस प्रकार की जो हिंसा हुई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन ये हिंसा की नौबत क्यों आई? ये किसान आंदोलन दिग्भ्रमित क्यों हुआ? किसानों ने स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। देश की केंद्र सरकार को यह मालूम था, केंद्र सरकार ने रूट तय किया था। फिर यदि रैली दूसरे रूट में जा रही थी तो लाल किला के पहले उसको क्यों नहीं रोका गया? क्यों जो वाटर कैनन का उपयोग लाल किला के पास किया गया? क्यों जो टीयर गैस का उपयोग लाल किला के पास किया गया, क्यों उसी बैरिकेड के पास क्यों नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, उसका शुरू से षड्यंत्र था कि किसान आंदोलन दिग्भ्रमित हो, किसान आंदोलन में इस प्रकार के सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री, सीनियर लीडर रविंद्र चौबे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, और रविंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। रविंद्र चौबे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सर, पहला सवाल मेरा, आपने यह आरोप लगाया कि विचारधारा से प्रभावित होकर इस आंदोलन को भड़काया गया। ये आंदोलन प्रायोजित है एक विचारधारा के जरिए से या एक गुट के जरिए से। आप उन भड़काऊ भाषणों के बारे में रविंद्र चौबे जी क्या कहना चाहेंगे जिसमें राकेश टिकैत किसानों को झंडे के साथ लाठियां ले जाने की ताकीद कर रहे हैं, हरपाल सिंह पन्नू जिसमें भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उन भाषणों के बारे में क्या कहेंगे मंत्री जी? दो अलग अलग बातें हैं। किसानों को इस तरीके से लांछित करने का जो भी प्रयास कर रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। किसान हिंदुस्तान के अन्नदाता है, वो देवतुल्य होते हैं और उसके बारे में किसी भी प्रकार के लांछित शब्द का कोई भी उपयोग करेगा वो निंदनीय। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि लगातार इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, 100 किसानों की मौत हो गई। केंद्र सरकार को आखिर इसमें कुछ न कुछ तो बातें आगे बढ़नी चाहिए थी। और तीसरी बात, लाल किला में जिस तरीके से घटना हुई, इस देश के लोकतंत्र में हिंसा और अराजकता का कोई स्थान नहीं है। उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए करनी चाहिए, और जो लोग भी ऐसे तत्व शामिल हैं, केंद्र सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। एक दूसरी बात है, सामान्य दिनों में भी लाल किला में सुरक्षा की इतनी व्यवस्था होती है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। और गणतंत्र दिवस के दिन ऐसे प्राचीर में जहां हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री सनी देओल के बहुत करीबी मित्र झंडा लेकर के चढ़ जाते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? नहीं मंत्री जी, इसमें जो तस्वीरें सामने आई लाल किले की, जिसमें 20 फुट ऊंची दीवार से पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए कूदते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्सरे मशीनें तोड़ दी गई। पुलिस को गोली चलाने का अधिकार था नहीं, यही कहा था संयम बरतें, तो ऐसे में पुलिसकर्मी पर्याप्त थे क्या इतनी सुरक्षा के लिए? मैं फिर से कह रहा हूँ, एक तो देश की सुरक्षा के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। लाल किला के प्राचीर में अगर कोई व्यक्ति पहुंच सकता है, इसका मतलब है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी रही। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या तो उसको रोकना था, और अगर कमी रही तो जो जिम्मेदार है उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक,
मंत्री जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी, और इसके साथ साथ भोपाल से किसान नेता अखिलेश यादव जी और रायपुर से किसान नेता कबीर चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मंत्री जी, अखिलेश जी, कबीर जी। मंत्री जी आपके पास आ रहा हूं। अभी कुछ देर पहले आपने सुना छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को, और चौबे साहब ने यह कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आम दिनों में भी हाई सिक्योरिटी जिस लाल किले में रहती है उस लाल किले में कोई लाठियों के जोर पर अंदर घुस जाए। मंत्री जी आवाज मिल रही है आपको? अब आई है आवाज आपकी? जी जी। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि सरकार का और प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का पहले से था कि किसी भी प्रकार की सख्ती ना की जाए, क्योंकि आंदोलन के पीछे कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो देश विरोधी लोग हैं वो लोग चाहते थे दंगा करवाना, भड़काना, पुलिस पे हमला करना ताकि पुलिस गोली चलाए और किसान मरे, और फिर बाद में सरकार को बदनाम करके पूरे देश में किसानों की हत्या कर दी, किसानों पे हमला कर दिया। इस प्रकार का इनकी सोच थी, उसमें हमने कामयाब नहीं होने दिया सरकार। इसलिए मैं बधाई देता हूं पुलिस प्रशासन को भी, और सरकार को भी पहले से पता था, देश और विदेश। इसमें मंत्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं एक तरफ देश विरोधी लोग बदनाम करना चाहते थे सरकार को, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक तरफ आप बधाई दे रहे हैं पुलिस को, सरकार को उसके संयम के लिए। बिल्कुल सर, साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन किसानों की आड़ में अगर देश विरोधी तत्व कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देते तो उसके लिए भी क्या यही गाइडलाइन तय की गई थी कि कुछ भी हो जाए आप गोली नहीं चलाएंगे या लाठियों के सहारे ही आप इस आंदोलन को काबू करने की कोशिश करेंगे? नहीं तो उसमें सफल हुए ना, काबू किया, 3 घंटे के अंदर काबू कर लिया। जहां तक हो करना, देखिए आज जो ये एक्सपोज हो गए पूरे देश के अंदर, और नहीं तो कल आप लोग ही कहते हैं, मीडिया ही कहता है कि किसानों पे लाठियां चली, किसानों पे गोलियां चली, किसानों पे ये हुआ, और ये किसानों के, क्योंकि देखिए पहले भी इन्होंने आंदोलन करवाए लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन किसान ऐसी चीज है जिसके नाम पर आप कुछ भी कर दो, और किसान भोला भाला है, और इसलिए ये इनके मंसूबों में सफल नहीं हुए बल्कि ये एक्सपोज हो गए। अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक एक की पहचान की जाएगी। ऐसे लोग वाकई सजा के हकदार हैं। लेकिन मंत्री जी, जब हमने एसएन श्रीवास्तव साहब को सुना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, एसएन श्रीवास्तव साहब ने कहा कि पूरा इंटेलिजेंस काम कर रहा था, हमें एक एक चीज की खबर थी। मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि इतनी बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं, पुलिस को यह मालूम था कि उसमें कुछ अराजक तत्व घुसकर अराजकता फैलाने वाले हैं, हुड़दंग करने वाले हैं, और जब दिल्ली में तोड़फोड़ हो गई, दंगों जैसे हालात बना दिए गए, तब यह फैसला किया गया कि 15 पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां और भेजी जाएंगी। अगर आपके पास इंटेलिजेंस था, यह खबर थी, तो यह व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? पटेल जी आवाज मिल रही है क्या मंत्री जी? हाँ, पहले आवाज चली गई थी, फिर अब आई आवाज जी। देखिए सवाल सुना सर आपने, मैं दोहराऊं, हम बता रहे हैं। हाँ, पहले से जी पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन हम नहीं चाहते थे जी कि किसान के ऊपर किसी प्रकार की सख्ती हो और इनको मौका मिल जाए देश के अंदर आग लगाने का। और इसलिए हमने संयम बरता, सरकार ने संयम बरता, प्रशासन ने संयम बरता, पुलिस, बताइए पुलिस के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, ट्रैक्टर चढ़ाए गए, कितनी बुरी स्थिति, डंडों से मारा गया। उसके बावजूद भी संयम रखा गया, इसलिए क्योंकि इनके मंसूबे गलत थे, वो हम सफल होना नहीं देना चाहते थे। और अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी जिन लोगों के भी हाथ है इसके पीछे। ठीक, मंत्री जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। अखिलेश यादव जी आपके पास आ रहा हूं। अभी कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले मैंने रायपुर से हमारे साथ किसान नेता जुड़े हैं कबीर चंद्राकर, उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि इतनी बड़ी तादाद में जब किसान मार्च करने जा रहे हैं तो उसमें कोई घुसपैठ न करने पाए, कोई गड़बड़ न करने पाए। आपका यह कहना है कि एक पूरा का पूरा गुट है जिसके बारे में हमने दिल्ली पुलिस को बताया था। दोनों बातों में फर्क है सर, आप दोनों की बातों में फर्क है। आप कह रहे हैं एक गुट था जिसके बारे में हमें जानकारी थी, हमने दिल्ली पुलिस को बताया था। कबीर चंद्राकर कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, यह काम दिल्ली पुलिस का था कि वो ढूंढे कि कौन है ऐसे लोग जो किसानों को बदनाम करना चाहते हैं।
देखिए, जानबूझ के ये पूरी की पूरा ये षड्यंत्र किया गया है। दिल्ली पुलिस को बताया गया है, गृह मंत्रालय को सूचित किया गया है, नंबर 1। और जो मंत्री जी बात बोल रहे हैं किसानों पर गोली नहीं चलाएंगे और किसानों पर ये नहीं करेंगे, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरे मंदसौर कांड हम लोग भूले नहीं हैं, किसानों के ऊपर गोली चलाई थी, किसानों की हत्या करवाई थी। इसलिए ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये सिर्फ जो है अडानी और अंबानी के लिए पूरा का पूरा ये पूरे देश भर। आप सोचिए जरा, पूरे देश में 700 जिलों में ये ट्रैक्टर मार्च हुआ है, परेड हुई है किसानों की, सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, कहीं भी हिंसा नहीं हुई। हिंसा और इन बॉर्डरों पर भी हिंसा नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पर जो हिंसा हुई है उसके लिए पहले से ही पुलिस को और गृह मंत्रालय को सूचित किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये सब कराया ताकि किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जो हो रहा है उसको डाइवर्ट किया जा सके। इसलिए ये सब बातें समझ में आती हैं और इसलिए मैं ये अपील मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे के पूरे किसानों की एकजुटता के लिए कि पूरे देश में किसानों ने जो एकजुटता का प्रदर्शन किया उससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। और उनके जो मंसूबे थे कि देश को की आत्मनिर्भरता और खेती और किसानी को अडानी और अंबानी को सौंप दिया जाए, वो पूरे नहीं हो रहे थे। उसको पूरा करने के लिए अखिलेश जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। मैं आपको अखिलेश जी आता हूं आपके पास। कबीर जी, एकता वाकई रह गई क्या? सबसे पहले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह सामने आते हैं, कहते हैं मैं इस आंदोलन से खुद को अलग करता हूं, मेरा संगठन खुद को अलग करता है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेता ठाकुर भानु सिंह सामने आते हैं, वो कहते हैं कि चिल्ला बॉर्डर से हम तुरंत इसे खाली कर रहे हैं, इस आंदोलन के हम साथ नहीं। ये एकता रह गई क्या किसानों में? और इन दोनों नेताओं ने सीधा राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं, तो या तो राकेश टिकैत गलत है या ठाकुर भानु सिंह गलत है, वीएम सिंह गलत है। ये बात कही थी कि एकता रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, ये किसानों का फितरत नहीं है। अगर किसान इतने एकता और इतने अगर स्मार्ट होते तो वो कृषि छोड़ के कोई और व्यवसाय कर रहे होते जिसमें इतना तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं होती। और जैसा कि यादव जी कह रहे थे, अभी की जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ये लोग अपना रास्ता कैसे तय करते हैं ये हम सबको पता है, कैसे ऊपर जाते हैं और उन रास्तों में क्या क्या टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज लगाई जाती है। तो इतने स्मार्ट तो किसान है नहीं कि वो इतने एकजुट हों। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि वो ऑर्गेनाइज्ड होना और इतना इंटेलिजेंट होना कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां की आप एक तरफ उनसे उम्मीद करते हैं कि धोती पहनकर कम कपड़ों में और बड़ी मुश्किल हालात में वो खेत में काम करें। दूसरी बात ये, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, उसमें कहते हैं कि अपन खाते गुदा गुदा हम बोला देते बीजा। इसका मतलब ये होता है जो बचा हुआ बीज है वो दिया जाता है किसानों को, और जो असली गुदा है वो किसान के ऊपर के सारे लोग खा जाते हैं। वापिस किसान वो फिर बीज लगाता है, फिर गुदा दूसरे खाते हैं और उसके हाथ में आता है सिर्फ बीज, जो दूसरों के किसी के काम का है नहीं। वो काम सिर्फ किसान का है कि वो वापस बीज लगाए और दूसरे उसका मलाई खाते जाए। उसी प्रकार अभी भी ये जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें एक प्रॉप की तरह यूज किया गया है किसानों को कि कैसे इनको कुचला जाए, कैसे इनको दबाया जाए और कैसे इनको पहले बदनाम किया जाए। कल जब हमारी बात हो रही थी तब एक अलग ही सिनेरियो था, वहां तो आतंकवादी और गुंडाई और दंगाई से लेकर सारे तरह के आरोप कल लग चुके थे। आज बात स्पष्ट हुई और मैंने पहले भी कहा कि ये तो क्लासिक हिंदी सिनेमा का उदाहरण है, ये तो मूवी देखने वाला कोई भी आदमी बता देगा। तो ये बहुत ही सिंपल नहीं, कबीर जी, कल जब आप मेरे साथ थे मैंने शुरुआत में कह दिया था कि किसानों का लबादा ओढ़े, किसानों के नाम पर गुंडाई करने वाले, मैंने कल भी यह स्थिति कही थी। किसान आज भी हमारे लिए उतना ही सम्मानीय है, वो देश का पेट भरता है। आप अगर मेरे शब्दों को याद करें कबीर जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। मंत्री जी आपके पास मैं आता हूं और इससे पहले हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे एक छोटा सवाल। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह कि अगर इस आंदोलन पर, इन अराजक तत्वों पर दिल्ली पुलिस गोली चला देती तो आप सबसे पहले मंदसौर की याद दिलाते। आप कहते हैं कि मंदसौर में किसानों की छाती छलनी की, उसके बाद आज दिल्ली में किसानों की छाती छलनी कर दी। दिल्ली पुलिस ने लाठियां खाई, डंडे खाए, लेकिन बहुत संयम बरता और ये सब व्यवस्था की। अगर ये गोली चल जाती तो आप ही सरकार का जीना दुश्वार कर देते साहब। नहीं, सरकार ने तो जीना दुश्वार किसानों को कर ही दिया है, इसमें कोई बात ही थोड़ी है। और अगर जो किसान जो है, एक मैं अभी किसी प्रवक्ता की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, किसानों का कोई यूनियन तो होता नहीं, रोज रोज इनको हड़ताल तो करना नहीं है, इनको हड़ताल करने की प्रैक्टिस है नहीं। अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग खेतों से, अलग अलग फसलों से लोग आते हैं, एक जगह के इकट्ठा होते हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। और दिल्ली की पुलिस ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चले। और मेरा तो कहना ये है कि 1 मिनट में, जैसे वे पूरी सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि किसानों के आंदोलन में जरा भी वातावरण बिगड़े तो इनको खालिस्तानी बोल दिया जाए, इनको आतंकवादी बोल दिया जाए, इनको राष्ट्रद्रोही बोल दिया जाए।
इनको देशद्रोही बोल दिया जाए। मैं आसिफ भाई, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब से 6 साल हो गया सरकार के खिलाफ कोई भी आदमी बात करता है तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। आज किसान जो है एक महीने से 2 महीने से वहाँ इकट्ठे हैं, किसान के बिल को वापस लेने के लिए निवेदन कर रहे हैं। आपने परमिशन दिया, उसको सुनियोजित ढंग से उसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, ये जिम्मेदारी पुलिस की थी। कोई किसान जो है ट्रेंड नहीं है आंदोलन करने वाला, वो जिधर रास्ता मिला उधर रास्ता चले गए। और कुल मिला के बात ये नहीं, जिधर रास्ता मिला सुरेंद्र जी अलग चीज है, और रास्ता तय क्या था और घुसपैठ कहां हुई वो एक अलग चीज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर टिकैत जी को मैं अभी सुन रहा था, राकेश टिकैत जी को, उनका कहना यह है कि जो निर्धारित रास्ता था उसी में बैरिकेड बंद लगा दिए, तो जिधर रास्ता मिला उधर लोग चले गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से कोशिश ये कर रही है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसानों को बदनाम किया जाए, समस्या को हल करना चाहिए। मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास सुरेंद्र जी। हालांकि देखिए, मैंने एक बार पहले भी सवाल पूछा था अखिलेश जी से कि सीधी बात मेरी यह है कि जब 45 किलोमीटर का रूट तय था, जिसमें आईटीओ नहीं था, जिसमें लाल किला नहीं था, तो किसान कैसे लाल किला और आईटीओ पहुंच गए, या उन्हें कैसे पहुंचाया गया, या दरअसल मूल रास्ता बंद था इसलिए किसान भी अपनी रैली निकालने के लिए उस तरफ डेविएट हो गए। जांच में यह बात सामने आएगी। सुरेंद्र जी, लौट रहा हूं आपके पास। मंत्री जी, बार बार एक सवाल उठ रहा है, वो ये कि किसान ऑर्गेनाइज नहीं है, किसान कोई सियासी दल नहीं है, उसे नहीं पता कि किस तरह से रणनीतियां बनाई जाती हैं आंदोलनों की, प्रदर्शनों की। वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचा है। किसान आंदोलन ऑर्गेनाइज नहीं है, या तो सर सियासी दल जो प्रदर्शन करते हैं वो तक ऑर्गेनाइज नहीं रहता। आप लोग की रैलियों में या आप लोगों के धरना प्रदर्शनों में, मेरा सवाल बीजेपी कांग्रेस दोनों से है, जब भी कभी हिंसा हो जाती है तो सबसे पहला नेता आरोप यह लगाते हैं कि बाहर के लोग आकर हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जिनका काम है, जिनको एक्सपर्टीज है, उनके आंदोलन नहीं संभल पाते, आप किसानों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने अंदर आए हुए अराजक तत्वों को पहचान कर उन्हें अलग भी कर देंगे, अलग खड़ा भी कर देंगे और बता भी देंगे कि हमारे लोग नहीं है? आप कैसे कर सकते हैं? यह जिम्मेदारी तो पुलिस की, इंटेलिजेंस की थी। क्या यह इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी निभाई गई? मंत्री जी, सवाल पहुंचा आप तक? मंत्री जी सुन नहीं पा रहे मुझे। ये जो किसान को अडानी अंबानी, इनके पास 2 नाम है, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, सुनिए जरा। जी। अडानी अंबानी, अरे भैया अभी तक किसान परेशान है, उसी को तो ठीक करने के लिए मोदी जी ने किसान के आज 2022 तक 2 गुना करने का निर्णय लिया। को आप लोग ये गुमराह कर रहे हो देश को और किसानों को, किसान नेता होने के नाते भी कह रहे हो आप, कांग्रेस के लोग भी। मैं बता रहा हूं 1 लाख करोड़ से अधिक किसानों के, गरीबों के खातों में डाले गए अभी 1 साल के अंदर। दूसरा, 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि 3% ब्याज। मंत्री जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है। उस पर किसानों के लिए आक्षेप की गई। हाँ, लौट रहा हूं इस पर मंत्री जी, आपके पास लौट रहा हूं। हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूं। बोलिए। सुनिए, मैं बता रहा हूं, ये जो बार बार इस एक्ट के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं अडानी अंबानी, अरे अभी तक उद्योगपतियों के हाथ में अर्थव्यवस्था थी, किसान तो घाटे की खेती करता था। पहली बार किसानों के हित में चिंता की गई आजादी के 73 साल बाद। मैं इनसे ही पूछता हूं कि आप बताइए, गांव का किसानों को, गांव की आबादी का मालिकाना हक देना क्या किसान और गरीब गांव के खिलाफ है? आपने क्यों नहीं दिया? पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने ये दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे डाले, 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि, 1 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा मंत्री जी आपके पास, क्योंकि मुझे इस पर एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना है, और वो छत्तीसगढ़ के लाखों लाख किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है, बोनस से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं ये सवाल आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। किसी ने किसानों को भड़का दिया, कोई आया जो किसानों के आंदोलन में शामिल हो गया। ये राकेश टिकैत तो आपके अपने हैं। राकेश टिकैत के उस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि कल झंडे के साथ साथ लाठी भी लेकर आना? सर, झंडे में डंडा लगाया जाता है, ये झंडे में लाठियां कब से लगाई जाने लगी? ये पहले से तय नहीं था क्या कि लाठियां लेकर चलना है, और लाठियों से होगा क्या, ये सब जानते हैं। देखिए, झंडे में लाठी या डंडा लगा तभी तो झंडा बनेगा। वो सर, किसान भोला है, इतना भी भोला नहीं है कि आप उसे ये गाइड करें कि झंडा फहराने के लिए डंडा चाहिए होगा। बच्चा जानता है कि झंडे के लिए डंडा चाहिए, ये बताने की आवश्यकता क्या है? जी हाँ। देखिए, इस बात को, अब बातों को, शब्दों को मत पकड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि मंत्री जी ने 1 मिनट में 5 बार बोला
यहाँ पे कि 1 लाख करोड़ किसानों को दिया है और पूंजीपतियों के 8 लाख करोड़ माफ कर दिया आपने। चंद पूंजीपतियों के 8 लाख करोड़ माफ कर दिए और किसानों को 1 लाख करोड़ दे दिया। तो आप 5 बार बोल रहे हो ये बात, मतलब आप समझिए बात को। ये हमारी मांग क्या है? हम ये कहना चाहते हैं इस देश को अडानिस्तान और अंबानिस्तान मत बनाइए। हम केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, ये देश मजदूर किसानों से बनता है, यहाँ के छोटे व्यापारियों से बनता है। उसके लिए बात कीजिए, उसके लिए काम कीजिए। आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अडानिस्तान और अंबानिस्तान बनाने के लिए काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को। ये होने नहीं दिया जाएगा और ये इसी बात को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास। आप एक बात लिख दीजिए उस रिपोर्ट में, आपकी एक बात कि आप एमएसपी सुनिश्चित कर रहे हैं। आप बोलिए कि एमएसपी सुनिश्चित कर रहे हैं, किसानों को समर्थन मूल्य देने की गारंटी दे रहे हैं। आप बोलिए मंत्री जी। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। हालांकि मुझे नहीं लगता कि देखिए केंद्र स्तर का मामला है, केंद्रीय कानून है, तो मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व कमल पटेल साहब रख सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र का भी हमको ख्याल रखना होगा। हाँ, अगर इनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर साहब यहां बैठे होते तो मैं उनसे आपका सवाल अवश्य पूछता, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। कबीर जी, आपके पास आ रहा हूं। उस वीडियो का एक हिस्सा मैंने पूछा अखिलेश जी से। मैंने पूछा बच्चा बच्चा जानता है कि झंडा फहराने के लिए डंडा चाहिए, लेकिन लाठियों पर इतना जोर क्या कहलाता है। अब उस वीडियो के दूसरे हिस्से का सवाल मैं आपसे पूछता हूं। और कबीर जी, मेरा आपसे सवाल, छत्तीसगढ़ में क्या किसी भी किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की? क्या मध्य प्रदेश में किसी भी किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की? कितने किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स ने हड़प ली, या फिर कितनी जो किसानों की जमीन है वो उन कंपनियों ने हड़प ली और उस पर कार्रवाई नहीं हुई जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुए थे? राकेश टिकैत अपने बयान में कहते हैं कि अब आखिरी लड़ाई है, तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी। ये भड़काने वाले शब्द नहीं है तो क्या है फिर? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जमीनें हड़पी गई, लेकिन उसका जो भाव है, शाब्दिक अर्थ तो भाव में बह के आदमी ने जो कहा वो ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग में जो समस्याएं आती हैं, जो रेगुलर समस्या, मैं किसान हूं, मैंने भी कई बार सोचा ऐसा कि वो वेराइटीज लगाई जाए जो एक्सपोर्ट हो पाए, लेकिन इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जितने इनपुट कॉस्ट लगते हैं, आप ये समझ लीजिए। और अभी जितनी बात हो रही है कि सिर्फ अडानी और अंबानी, तो ये तो नाम है, ये नाम दिए जा रहे हैं इनके। नहीं कबीर जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे? आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग की या नहीं की? नहीं, मैंने की, शुरुआत मैंने की, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, एक नहीं है, कई हैं। जब तो वही तो मैं कबीर जी आपको कह रहा हूं कि ये तो किसानों पर छोड़ दिया ना सरकार ने कि आप तय करिए ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है कि नहीं करनी है। आपको शुरू में लगा फायदेमंद है, आपने की, बाद में आपको लगा घाटे का सौदा, आपने नहीं की। मैंडेटरी तो नहीं है, अति आवश्यक तो नहीं है। सरकार जब बता रही है, क्लियर आपको ऑप्शन दे रही है, तो उसमें भ्रम फैलाने की आवश्यकता क्या है? सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो खीरा खाया जाता है जी, वो देशी खीरा खाया जाता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन एक वैरायटी होता है खीरा का जो लंबा होता है और थोड़ा तुरई की तरह दिखता है, डार्क ग्रीन, और ये हाइब्रिड खीरा कहते हैं उसे। जी, करेक्ट। ये सब दिल्ली या ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है। अब मैंने अगर किसी कॉर्पोरेट से ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपका ये बड़ा खीरा लगा लूंगा, और मैंने वो लगा लिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में वो बिकने से रहा, मेरी जितने फसल की इनपुट है वो तो होगी नहीं। अच्छा, बहाने एक ये नहीं है कि आपकी क्वालिटी खराब है, बहाने ये भी हो सकता है कि जब तक आपका माल पहुंच रहा है, चूंकि ये पेरिशेबल आइटम है, तो पेरिशेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है, पैकेजिंग एक बहुत बड़ा इशू है कि आपने खराब पैकेजिंग किया। हमको तो साहब वीडियोस आते हैं मंडियों से, और जो हमारे ब्रोकर्स और एजेंट्स, और वो वीडियो एक बॉक्स का बना के भेजते हैं कि ये देखिए आपकी सब्जी खराब है और पूरे सब्जियों का हम पैसा काट देंगे। आप ये जानते हैं कि पेमेंट पहले नहीं होता, किसान ही एकमात्र ऐसा आदमी है जो अपने जेब से पैसा दे के दवाई। बात बिल्कुल आपकी कबीर जी ठीक है, लेकिन उसमें मैंने वही कहा बार बार कि देखिए किसान इतना जानता है कि उसको किसमें फायदा हो रहा है, किसमें फायदा नहीं हो रहा है। अगर उसको लगता है कॉर्पोरेट फार्मिंग में फायदा है तो करे, अगर नहीं लगता है कि नहीं हो रहा है फायदा तो मत करे, अपनी पारंपरिक खेती करे। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। कबीर जी आता हूं आपके पास। सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, अब तक इस आंदोलन को कांग्रेस समर्थन देती रही, लेकिन 26 जनवरी को जो तस्वीरें देश ने देखी, जिसमें पूरी दुनिया में हमारे देश की क्या छवि पहुंची, वो सबने देखा। इसके बाद कांग्रेस का इस आंदोलन को समर्थन है या नहीं है? कांग्रेस क्या मानती है, ये अभी भी किसानों का आंदोलन है या ये आंदोलन हाईजैक हो गया है? देखिए, ये जहां तक प्रश्न है कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता तो राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, मगर मैं एक बात जानता हूँ, किसानों की समस्या जहां थी वहीं है, आंदोलन जहां खड़ी थी वहीं है। अभी आप बहुत सारी बातें कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में, और आप किसी का कहना यह है कि इसे कानून, जब पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हो रही थी, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, उसमें कानून बनाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है कानून बनाने की?
ये जो कानून बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये 100% कारपोरेट के पक्ष में जाएगा। ये बात ये है कि हम लोग आपस में गांव देहात में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, आपसी समझौता के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं 1 साल के लिए। जो ये इसमें स्थिति ये बनेगी कि जैसे अंग्रेज के जमाने में नील की खेती करवाते थे और जो किसानों को मजबूर करते थे, उसी तरह से सब्ज बाग दिखाएंगे कि आप अंगूर की खेती कीजिए, हम उसका पूरा प्रोसेस नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी सुरेंद्र जी आपकी है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि अगर अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे तो उस वक्त देश में आजादी नहीं थी या विपक्ष नहीं था। आज आप मजबूत विपक्ष हैं, आप इस बात का ख्याल रखिए, हम आपके साथ हैं, आप ख्याल रखें। सरकार जबरदस्ती नहीं करवा पाएगी किसी से। सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस बात को लेकर, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, जी मीडिया अपनी भूमिका निभाएगा, कोई किसान के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता इस देश में। मैं लौट रहा हूं आपके पास, कमल पटेल जी आपके पास आ रहा हूं। और मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल, सर 10 दौर की बातचीत हो गई, 11 दौर की बातचीत हो गई, आप अपने स्टैंड पर कायम है, किसान अपने स्टैंड पर कायम है। अब स्थिति यह है कि किसान टूट रहा है, किसानों का आंदोलन टूट रहा है। आज 2 बड़े संगठन खुद को इस आंदोलन से अलग कर चुके हैं। अब जो शुद्ध किसान है, मूल रूप से किसान है, वो बड़ी आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि अब उसकी ताकत आधी रह गई, उसके आधे किसान जा चुके हैं। अब यहां से सरकार का स्टैंड क्या होगा किसान और उनकी मांगों के प्रति? देखिए, हम देश के किसानों के साथ हैं, किसान का भला करना चाहते हैं, किसान की आय 2 गुना 4 गुना करना चाहते हैं, और इसलिए हमने ये कानून बनाए हैं। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था 19 में कि हम अगर आई सरकार हमारी तो ये कानून संशोधन करेंगे। कपिल सिब्बल का लोकसभा में भाषण सुनिए, राहुल गांधी जी का भाषण सुनिए, ये बदल रहे। मोदी जी ने क्यों सुधार कर दिया, ये इनको तकलीफ है। मोदी जी को श्रेय क्यों मिले, ये इनको तकलीफ है। अरे भाई, तुमने तो 60 साल में किसानों को ने तो आबादी का मालिकाना हक दिया, और किसान अभी तक घाटे की खेती कर रहा है आपकी गलत नीतियों के कारण। आपके 60 साल के राज में ही उद्योगपति पनपे हैं। आज मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों है, किसान गरीब है। इन किसानों को अब हम मजबूत बनाना चाहते हैं। किसान खेती भी करे, उसका लड़का व्यापार व्यवसाय उद्योग भी करे, और उसके लिए कानून में संशोधन किए गए हैं। और इसलिए कमल पटेल साहब, बीजेपी किसानों के लिए काम कर रही है, सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, अच्छी बात। लेकिन डिबेट खत्म होने से पहले एक छोटा सवाल जो मैंने बचा के रखा आपके लिए, सीधा सवाल। सर, छत्तीसगढ़ में 1 क्विंटल धान के बदले में इस वक्त बघेल सरकार, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार 2500 रुपए किसानों को दे रही है, जिसमें 1865 का समर्थन मूल्य है जो केंद्र की तरफ से निर्धारित है। उसके अलावा 685 रुपए 75 रुपए वो अलग से किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पर दिए जा रहा है। बार बार केंद्र सरकार राज्य सरकार से यह पूछती है, राज्य सरकार का यह आरोप है कि आप ये पैसा किसानों को क्यों दे रहे हैं, किस एवज में दे रहे हैं, कहीं ये बोनस तो नहीं है? जब आपकी भी मंशा यह है कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे, और अगर कोई विरोधी दल या विपक्षी विचारधारा का दल किसानों का भला करने की कोशिश करे तो उसमें आपत्ति क्या है? इनको देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, इनको किसानों का भला करने की चिंता नहीं है, इनको सत्ता में आने की चिंता थी। 15 साल से लगातार हर बार हार रहे थे। इनको लगा कि अपन किसान को 2500 रुपए का दे देंगे तो हम सरकार में आ जाएंगे, और इसलिए इन्होंने किसानों को इस प्रकार का वादा किया। अब मजबूरी हो गई इनकी फंसने की, इसलिए खरीदी का लेट खरीदी की है, बराबर पूरा खरीद भी नहीं रहे। सर, वैसे रिकॉर्ड हो गया 88 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो गई धान की, अब तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा है। सर, बोनस नहीं आ रहा, वहां आंदोलन हो रहा है जगह जगह किसानों के, और मध्य प्रदेश में भी ऋण माफ करने का कहकर सत्ता में आ गए थे। उसके बाद कर्जा माफ नहीं किया, धोखा दिया किसानों को, इसलिए जनता ने इनको धक्का देकर बाहर कर दिया, सिर्फ सत्ता में आने के लिए। नहीं तो अभी अच्छा ये बताइए, 60 साल तक इनकी सरकार थी, गांव का किसान का मकान प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों नहीं, गांव के किसानों को ऋण क्यों नहीं, गांव के लोगों को लिमिट क्यों नहीं, गांव वाले उद्योग क्यों नहीं लगा सकते, उस पर ऋण क्यों नहीं? किसान को सिर्फ खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर पे ही ऋण मिलता है। अगर किसान चाहे कि मैं आलू पैदा कर रहा हूं तो आलू की फैक्ट्री लगा लूं, उसके लिए मुझे 1 करोड़ ऋण मिल जाए, नहीं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने इन कानून में प्रावधान किया है कि किसान खेती भी करे, उद्योग भी लगाए, वेयर हाउस भी बनाए। सर, ये तो उन्हीं बड़े किसानों के लिए है जिनके पास कुछ पैसा है और कीमत चुकाने की बात है, वरना वो किसान जो सर छाती फाड़कर जमीन की सीना चीर कर 2 वक्त की रोटी नहीं अपने लिए बचा सकता, जो अपना चूल्हा नहीं जला सकता, वो 1 करोड़ का क्या ख्वाब देखेगा? सर, हालांकि उम्मीद करते हैं कि आपकी जो योजना है ये जल्द परवान चढ़े, हर किसान आर्थिक तौर पर मजबूत हो। मंत्री जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सर, मंत्री जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका, कमल पटेल जी, कबीर जी, सुरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।